हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र योगी। हमने पिछले वीडियो में देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे अकरेंस ऑफ और हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और उसको उसमें से मेटल को अलग करने के क्या क्या स्टेप्स या प्रोसेस या टेक्निक्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। इसे समझने से पहले हमें इन कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, तो आपको ये समझ में आएगा अकरेंस ऑफ मेटल। तो मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे कुछ एलिमेंट या कंपाउंड्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, है ना, नेचुरली फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है ओर्स। मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it, such minerals are called ores। मिनरल्स जो होते हैं जो जिनमें हाई परसेंटेज में क्या मेटल पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। और जो ये मेटल को ओर से अलग किया जाता है ना, तो उसके कुछ प्रोसेस होंगे जिससे हमें प्रॉफिटेबल मेटल मिल जाएगा। ओर से हम मेटल को बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब है नेक्स्ट गैंग। गैंग क्या होती है? ओर्स आर यूजुअली कंटेनमेंट विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। ओर्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है? लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, जैसे उसमें सॉइल या सैंड ये चीज़ें लगी होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ओर्स होते हैं उनमें गैंग की इम्प्योरिटीज़ होती है। इसे हम अलग करके मेटल, इसको अलग करेंगे तो हमें मेटल मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है उसमें क्या मिला? हमें ओर्स मिल रहे हैं, और ओर्स में क्या है? गैंग। ओर्स के अंदर गैंग मिक्स होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के ये 3 स्टेप होते हैं, है ना। इन 3 स्टेप से हम ओर्स को पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। जो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता है, इस ओर्स के अंदर क्या है? जो अर्थ क्रस्ट से मिला है, इस ओर में गैंग मिला हुआ है। तो जब इस ओर में से हम गैंग को हटा देंगे, है ना, तो इसे कहेंगे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो ये ओर हमें क्रस्ट से मिला, इसके अंदर मिक्स थी गैंग। इस गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ जो है, इस इम्प्योरिटीज़ को इस ओर में से हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, इसे हटा देंगे। इसे हटाने को कहते हैं हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इससे हमें क्या रह जाएगा? सिर्फ ओर मिल जाएगा। एनरिचमेंट कर दिया हमने, गैंग हटा दी, ओर मिल गया। ओर को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हमें मेटल मिल गया। फिर रिफाइनिंग कर देंगे इस मेटल का। ठीक है, तो इन स्टेप्स को हम समझेंगे 1 बाय 1 डिटेल में। ये रिफाइनिंग करने के बाद हमें मेटल मिलेगा, तो हम इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 को देखेंगे, जो कि है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, स्टेप 1 है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस होता है जिसमें ओर्स से गैंग को किया जाता है? रिमूव। ठीक है, ओर्स में से गैंग को रिमूव कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, ये जो ओर और गैंग हमें अर्थ क्रस्ट से मिला, इसमें से हमने गैंग को हटा दिया। गैंग को हटाने ही कहलाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब ये ओर्स से गैंग को हटाने की कई टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं। तो दीज टेक्निक्स मेथड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस। ये कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं या मेथड्स दिए हुए हैं जिनसे हम क्या करते हैं? ओर्स से गैंग को रिमूव करते हैं। तो ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, केमिकल सेपरेशन है। इस केमिकल सेपरेशन को हम लीचिंग भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं या मेथड्स होते हैं जिससे हम ओर्स में से क्या करते हैं? गैंग को हटाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग को। हाइड्रोलिक वॉशिंग जो होता है, ये क्या होता है? जैसे हमें जो ओर होता है, उस ओर में से हमें गैंग को रिमूव करना है, इसके लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं। या इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है ना, इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे? इट इज़ in this process crushed ores washed by water stream. If an ore is denser than the gangue, then
द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे विद वाटर, स्टीम एंड हैवी और रिमेन बिहाइंड। जो हम इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास ओर और गैंग मिक्स है, इसको हम क्या करते हैं, क्रस्ट कर देते हैं। क्रस्ट करने के बाद इसको हम वाटर स्टीम से वॉश करते हैं। ठीक है, वाटर स्ट्रीम से वॉश किया, फिर और जो होता है वो डेंसर होता है गैंग से ज़्यादा, यानी गैंग कम डेंसर होता है। तो गैंग कम डेंसर होता है तो ये वो वाटर के साथ में बह जाता है और हमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पीछे और रह जाता है। तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग कहलाती है। चलिए इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। इसे डायग्राम से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम ये टेबल लेते हैं जो स्लोप में है, इसके बीच बीच में गड्ढे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम और डालेंगे, क्रश और जो है इसको यहाँ से हम डालेंगे और यहाँ से वाटर देंगे। तो वाटर जब इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास गैंग है वो कम डेंसर है तो वो पानी के साथ बहकर चली जाएगी और जो और होगा इन गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने और जब इसमें डालेंगे तो ये गैंग इसमें जमा हो जाएगा और इन गड्ढों में रुक जाएगा, यहाँ गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा सारा और हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास और गैंग था उसको हमने क्रस्ट किया, तोड़ लिया छोटे छोटे टुकड़ों में और इसमें डाल दिया। इससे हम टिन और लेड के ओर्स को वॉश करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग में से हम सेपरेट करते हैं किनको, टिन और लेड को। इससे हमें गोल्ड रिफाइनिंग भी की जाती है ना। हाइड्रोलिक वॉशिंग में गोल्ड रिफाइनिंग भी की जाती है। जो गोल्ड होता है उसके अंदर जो मिट्टी सैंड वगैरह लगी होती है उसकी रिफाइनिंग भी हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, दिस मेथड वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है ना। तो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है तो या तो और या गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं इन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने चाहिए, उसे ही इस मेथड से अलग सेपरेट किया जा सकता है। मोस्टली और जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, और गैंग नहीं रखता है तो ये इससे सेपरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आया, इसे भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमें और गैंग वाला जो सब्सटेंस था हमने इसको क्या कर दिया, क्रस्ट कर दिया। इसको क्रस्ट करने के बाद इसमें से इसके जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं उसे इसमें डालते हैं। ये डालने के बाद ये इस बेल्ट के ऊपर मूव होता है और इस बेल्ट में 2 व्हील्स लगे हैं, ये 2 व्हील्स लगे हैं और ये आगे वाले व्हील्स में मैग्नेट लगी है। तो जो और होगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो इससे चिपक जाएगा और इससे गैंग अलग हो जाएगी और अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्हील मूव होता रहता है। तो हमने यहाँ ऊपर से इसमें और गैंग का जो क्रस्ट था उसको डाला और ये ऐसे मूव होते रहेगा बेल्ट पर होने के बाद जो गैंग है ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। तो गैंग क्या है, इसमें से यहाँ पर अलग हो जाएगा इस तरफ, और जो और होगा इसमें से वो और क्या होगा, इस व्हील पे मैग्नेट होने के कारण इससे चिपक जाएगा और यहाँ तक आने के बाद ये इसके नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से इस ओर में से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले ओर है उसमें से मैग्नेट और गैंग अलग हो जाते हैं। ये कहलाता है गैंग, है ना। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये कहलाता है ओर। तो इससे मैग्नेटिक सेपरेशन का आ जाता है। इस तरह से मैग्नेट और इस प्रोसेस से गैंग ओर से अलग हो जाती है। इसके लिए जो ओर यूज़ होते हैं वो मैग्नेटाइट, क्रोमेटाइट और मैग्नीज ओर्स होते हैं जो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किए जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग होते हैं ये। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन। जो हमारे पास और गैंग है उसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, उसे हम बोल देंगे हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, उन मटेरियल को हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन में हाइड्रोफोबिक तो होता है हमारा और, है ना, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जबकि हाइड्रोफिलिक किसमें होती है, गैंग, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है। तो इसको हम इस प्रोसेस से समझते हैं। तो इसमें हमने ये बीकर लिया, इसके अंदर पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर फिल कर दिया है। ठीक है,
इसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ें रख दी। इसके बाद हमने जो ओर और गैंग का क्रस्ट था उसको हमने इस बीकर में भर दिया। अब भरने के बाद क्या होगा, जो ये गैंग होगी ये तो वाटर में डिज़ोल्व होकर नीचे चली जाएगी, और होगा जो डिज़ोल्व नहीं होगा ये ऊपर तैरने लगेगा, पाइन ऑयल के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, और पाइन ऑयल के साथ चिपक जाने के बाद हम ये ऐसा एक पाइप वाला हैंडल लेंगे जिससे हम एयर को इस होल से प्रेशर से इसमें क्या करेंगे, एयर प्रोवाइड करेंगे और इसे मूव करेंगे। इसके मूव करने से एयर के प्रेशर से ये जो ओर होता है ये ऊपर आने लग जाएगा और फ्रोथ के यानी झाग के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और ऊपर ही ऊपर झाग के फॉर्म में अलग हो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम अलग कर लेंगे। पाइन ऑयल के साथ में ऊपर आ जाएगा और इसे हम अलग कर लेंगे ओर को, और गैंग नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये झाग में जो इकट्ठा हो गया है ये हमारा ओर है, और जो नीचे बैठ गया है ये हमारा क्या है, गैंग है। ठीक है, इससे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम साथ साथ में। इससे जो ओर अलग किए जाएंगे वो कौन होंगे, वो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा केमिकल रिफाइनिंग, जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। तो इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्यूबल एंड गैंग आर इनसॉल्यूबल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओर तो क्या होते हैं, सॉल्यूबल, और गैंग क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्यूबल एंड गैंग आर इनसॉल्यूबल। इस प्रोसेस में जो ओर होगा वो सॉल्यूबल होगा और गैंग इनसॉल्यूबल होगा। तो ये केमिकल डालने के बाद अलग हो जाएंगे। केमिकल में ओर सॉल्यूबल हो जाएगा, मिल जाएगा, और गैंग नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से हमें अलग और मिल जाएगा। तो लीचिंग इज डन इन प्रेशर बाय सिलेंड्रिकल वेसल, है ना। जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है उसको प्रेशर दिए जाने से क्या होती है, लीचिंग होती है, और कन्वर्ट हो जाता है मेटल साल्ट में, और कन्वर्ट इन मेटल साल्ट, और कन्वर्ट हो जाएगा फिर मेटल साल्ट में, है ना। ये कैसे हुआ इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने ये लिया जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसमें केमिकल डाला H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक सल्फाइड में जैसे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये जिंक सल्फाइड जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 में बदल जाता है ना। ये जो ZnSO4 होता है वो होता है हमारा साल्ट, और ये वाटर है, और ये सल्फर गैस है जो ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये मेटल साल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिंक सल्फाइड जिंक सल्फेट यानी मेटल साल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज। जो हमारे मेटल्स हैं रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो आने वाले मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो कौन कौन से लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो देखते हैं, उसके बाद उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उनसे मेटल को। ठीक है, तो जो सबसे नीचे आते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं उसमें आपका एक तो गोल्ड हो गया जिसे हम Au कहते हैं, Ag हो गया जिसे हम सिल्वर कहते हैं। ठीक है, ये Au और Ag लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनसे हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। और भी हैं जैसे Hg एंड Cu भी लेस रिएक्टिव सीरीज़ में ही आते हैं ना, लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं ये, है ना। ये पारा होता है Hg और Cu हमारा कॉपर हो गया। तो दीज मेटल आर नॉन रिएक्टिव। ये जो मेटल्स है क्या है, नॉन रिएक्टिव हैं। तो क्या करते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। जो ये इनके ऑक्साइड्स होते हैं, इन मेटल्स के ऑक्साइड्स को हम हीट देते हैं और इससे हम रिड्यूस कर लेते हैं मेटल को। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने क्या है, मरकरी लिया, मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सिनेबार। जो ये HgS होता है इसे हम बोलते हैं सिनेबार। ठीक है, तो ये सिनेबार होता है, इसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे देखते हैं। तो ये HgS है, इस HgS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हैं। तो हीट देने पर सबसे पहले ये ऑक्साइड में बदल जाएगा, मेटल ऑक्साइड HgO बन गया, है ना, और ये सल्फर गैस बन गई। तो ये गैस बाहर निकल जाएगी और हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो HgO है, मरकरी ऑक्साइड जो है हमारे पास, इसको हम वापस से हीट देंगे।
ये मरकरी ऑक्साइड बन गया, इसको हीट दी, जब इसको हमने वापस हीट दी है ना, काफ़ी तेज़ हीट दी, तो ये मरकरी इसमें से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस बन के बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमें मेटल अलग मिल गया, मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल फाइंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं कॉपर सल्फाइड का, है ना। तो Cu2S, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, Cu2S को इसी की सिमिलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देंगे, तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको हमने हीट दी, काफ़ी तेज़ हीट दी, तो ये मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड में, और इसमें सल्फ़र गैस बनी। ये सल्फ़र गैस बाहर उड़ जाएगी और ये जो मेटल ऑक्साइड होगा, इस मेटल ऑक्साइड को, है ना, सल्फाइड के साथ वापस से रिएक्शन कराएंगे। तो सल्फाइड के साथ इसको कॉपर सल्फाइड के साथ कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, तो इससे क्या होगा, हमें कॉपर अलग मिल जाएगा और जो SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और हमें कॉपर मेटल मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लो रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ समझ में आया कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देकर। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिव एंड एक्टिविटी सीरीज़। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के मिडिल में आते हैं, उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, है ना, अब हम वो देखेंगे। तो जो मिडिल में आने वाले मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो मिडिल में आने वाले मेटल्स हैं जिंक, आयरन और लेड। तो जिंक, आयरन और लेड के सल्फाइड को हम अलग कैसे करेंगे, तो दीज मेटल यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ये जो होते हैं, ये इनमें मोस्टली प्रेजेंट क्या होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, तो इसे हम अलग करेंगे, तो इसे अलग करने के लिए पहले इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। इनको पहले ऑक्साइड बनाया जाएगा, फिर ऑक्साइड के बाद हम इससे मेटल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इसे ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं, है ना। तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स, सबसे पहले हम सल्फाइड ओर्स को ले रहे हैं, सल्फाइड ओर्स वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं, फिर उसके बाद कार्बोनेट्स वाले देखेंगे। तो सल्फाइड और कार्बोनेट्स, है ना। तो अब देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड्स ओर। तो इसे मेटल सल्फाइड ओर से अलग करने का जो मेथड है वो है रोस्टिंग। क्लियर है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देना मिडिल रिएक्टिव कौन से हैं, जिंक, लेड और आयरन। अब इसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल सल्फाइड ओर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो रोस्टिंग कहलाता है। तो द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो सल्फाइड ओर्स होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं पहले मेटल ऑक्साइड में। करते कैसे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट देकर करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक का सल्फाइड दिया है, हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन से इसकी प्रेजेंस में हम हाई हीट दे रहे हैं, इसको हमने काफ़ी तेज़ हीट दी, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया, मेटल ऑक्साइड, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी जो बाहर निकल गई। क्लियर है, तो हमने जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया है। क्लियर है, तो अब देखते हैं हम कार्बोनेट्स वाले मेटल्स को कैसे अलग किया जाता है ना, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम मेटल कार्बोनेट ओर्स, जो मेटल कार्बोनेट ओर्स से मेटल ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो इस कैल्सिनेशन, इसका जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड में चेंज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, स्ट्रांगली हीट देके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रांगली हीट देके, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कर सकते हैं या लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर सकते हैं। एब्सेंस में करते हैं क्योंकि देखो ये जो CO3 है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। इस कार्बोनेट में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, हम एब्सेंस में भी इसे हीट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जिंक कार्बोनेट है।
जिंक कार्बोनेट है, यानी जिंक के साथ कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ है। अब इसे हमने हाई हीट दी, हाई हीट देने के बाद ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और CO2 गैस इससे बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया। तो समझ में आया कैल्सिनेशन क्या है। तो कैल्सिनेशन है जब जिसमें से हम कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज निकालते हैं। नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। हमने अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड फाइंड कर लिया। अब इस मेटल ऑक्साइड से हम मेटल कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इन दोनों मेथड से हमने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जो मेटल ऑक्साइड होता है उससे हम मेटल कैसे बनाएंगे, रिड्यूसिंग प्रोसेस से। तो ये हमने ZnO जिंक ऑक्साइड मिला था अभी हमें रोस्टिंग से, है ना, और कैल्सिनेशन से भी हमें ऑक्साइड मिल गए थे, मेटल ऑक्साइड मिल गया था। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन से क्या बनाएंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें से हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो रिडक्शन आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, फिर एक बार और समझा देता हूँ मैं इसे। इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड है इसमें जो ऑक्सीजन है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारे क्या पास क्या मिल जाएगा, जिंक। जिंक क्या है, मेटल। तो रिडक्शन प्रोसेस से हम इसे क्या कर सकते हैं, मेटल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन को हम कोक भी बोलते हैं। तो इनका यूज़ करना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड के साथ, इनकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल जिंक मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। ये जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड मेटल है हमारे पास, मेटेलिक ऑक्साइड है। इसको हमने कार्बन के साथ रिएक्शन कराया, है ना, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कराया तो हमारे पास जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। तो हमें जिंक ऑक्साइड से जिंक यानी मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल मिल गया और ये प्रोसेस कहलाया रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन से हम मेटल को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल हैं, जो एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर टॉप पर आने वाले मेटल्स हैं। ठीक है, इन सीरीज़ में जो टॉप पर आने वाले मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो टॉप पर आने वाले मेटल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये कुछ मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विथ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट थे हमारे कार्बन था, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इन रिड्यूसिंग एजेंट से इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। दीज मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। इन मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेटल्स को मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मोल्टन स्टेट में लेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा इसमें से हम मेटल को क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl। NaCl से सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। इसके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, कि हम सोडियम को NaCl से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये सोडियम सेकंड नंबर पे आता है। देखो आप रिएक्टिव सीरीज़ में सेकंड नंबर पे है ये सोडियम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डम्बलर के अंदर एक कैथोड लगाते हैं, एक एनोड लगाते हैं और इस डम्बलर में हम मोल्टन स्टेट के अंदर NaCl को भर देते हैं। ठीक है, इस डम्बलर में हमने NaCl भर दिया। तो जो ये NaCl होता है ये किस फॉर्म में होता है, Na+ और Cl- में इस फॉर्म में होता है। Na पे प्लस आया, Cl पे माइनस। प्लस क्यों आया, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने दे दिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl पे माइनस साइन आ गया।
कैथोड पे माइनस साइन होता है क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ा होता है ना, और एनोड पे प्लस साइन होता है क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर हमने क्या भर दिया, NaCl भर दिया। ये जो NaCl है इसको हमने मोल्टन स्टेट में इस डम्बलर में भर दिया। अब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया, तो Na प्लस है तो प्लस है, ये तो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स के कारण Na तो है प्लस का तो वो कैथोड पर चिपक जाएगा जाके, और Cl माइनस का है तो वो एनोड पर चिपक जाएगा, है ना, और ये गैस लिबरेट होके बाहर एनोड से निकल जाएगी, और कैथोड पर हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, Na इकट्ठा हो जाएगा और इसे हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे अलग किया जाता है। लिखा भी है मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, जो मेटल होता है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, जो क्लोरीन होती है वो लिबरेटेड हो जाती है एनोड से। कैथोड पर क्या आ गया, हमारा डिपॉजिट हुआ सोडियम, है ना, और एनोड पर हमारी हुई क्लोरीन लिबरेटेड हो गई एनोड से। क्लियर है, तो ये हमने देखा कि हम कैसे इन्हें अलग कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हमारा मेटल है वो हमें कैथोड पर मिल जाता है। तो हमने अभी स्टेप 1 और स्टेप 2 सीखे। अब हम देखेंगे इसका स्टेप 3 जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं स्टेप 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को रिफाइन करते हैं अब हम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग, ये मेटल रिफाइनिंग के लिए सबसे इजी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, इससे हम मेटल को रिफाइन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे कैसे करते हैं हम, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, हम इससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं, है ना, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया, एक डम्बलर लिया, और डम्बलर ये एक इस पर हमने लगाई कैथोड। ये कैथोड जो होती है ये इसके ऊपर हमने कॉपर लगा दिया, जो प्योर कॉपर है उसको हमने इस पर थिन लेयर लगा दी, और एक इसमें एनोड रोड लगाई। एनोड रोड पे भी हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है जिसमें इम्प्योरिटीज़ है वो वाला, और ये काफ़ी थिक होगा, और ये कैथोड थिन होगी और प्योर कॉपर की होगी। ठीक है, और एनोड पर क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ वाला कॉपर है वो लगा होगा और ये थिक होगा। क्लियर है, थिक होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों रोड को लगा देते हैं डम्बलर में, और इस डम्बलर के अंदर हम भर देते हैं सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हम कॉपर ले रहे हैं तो इसमें हम कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन फिल करेंगे। जो भी हम मेटल लेंगे उसी का ही सल्फेट इस डम्बलर में हमें भरना है। जैसे एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें भरा जाएगा, कॉपर लेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया जाएगा। तो हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को ऑन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो एनोड है इसके ऊपर जो कॉपर लग रहा है, ये कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने पास की तो ये Cu2+ में बन जाएगा, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 2+ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इससे, है ना। तो प्लस में हम लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और कॉपर निकल गया। अब ये जो निकला हुआ कॉपर है Cu2+, ये क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट का कॉपर है वो कॉपर निकल जाएगा इसमें से बाहर, और वो कॉपर जुड़ जाएगा किसमें, जाके चिपक जाएगा, कैथोड पर चिपक जाएगा, है ना। इस तरह से इस पे ये चिपक जाएगा, और एनोड से इस तरह से Cu+2 ब्रेक होते जाएंगे, निकलते जाएंगे बाहर, और सब कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ते जाएंगे, और कॉपर सल्फेट वाला जो कॉपर होगा, प्योर कॉपर, वो कैथोड पर चिपकता जाएगा। ठीक है, कैथोड पर चिपकता जाएगा तो एनोड तो पतली होती चली जाएगी और कैथोड रोड मोटी हो जाएगी। ठीक है, और जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, और ये कैथोड रोड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सारे और जो प्योर कॉपर है वो इस पर जम जाएगा, और ये एनोड के जस्ट नीचे इकट्ठा हो जाएगी इम्प्योरिटीज़। इस इम्प्योरिटीज़ को हम एनोड मड भी बोलते हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम, व्हेन करंट पास थ्रू इट इम्प्योर मेटल डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जब इसमें करंट पास किया जाता है तो मेटल डिजोल्व होने लग जाता है, किस कारण, इलेक्ट्रोलाइट के कारण। Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड, और जो इसमें से जो कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है, वो कहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाता है, वो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, प्योर कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मड। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती है कहाँ पर, एनोड के बॉटम में, एनोड के बॉटम में सेटल हो जाती है इम्प्योरिटीज, इसे हम एनोड मड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनोड मड में, इसे एनोड मड कहा जाएगा, इस इम्प्योरिटीज को हम क्या कहेंगे, एनोड मड कहा जाएगा। इस तरह से रिफाइनिंग हो जाता है मेटल्स का। इसके रिएक्शन को भी हम समझ लेते हैं। जो एनोड होगा, एनोड पे हमने क्या लिया था, कॉपर लिया था, ठीक है। ये एनोड है, एनोड पे क्या है, इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। इसको जब हमने करंट पास किया तो करंट पास करने से ये Cu2+ में बदल गया और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। ये Cu2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड में आ जाएंगे। अब ये कैथोड में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये Cu2+ जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकलेगा तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, है ना। तो कैथोड पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड में आए, ये कैथोड ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cu2+ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। जैसे इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो प्योर जो कॉपर है वो कैथोड पर चिपक गया, ठीक है। तो इस तरह से, और ये हुआ क्यों, प्लस माइनस अट्रैक्शन के कारण, कैथोड माइनस है और कॉपर प्लस है, तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया और हमें कॉपर मेटल मिल गया, ठीक है। इस तरह से हम मेटल की रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कॉपर मेटल मिल गया। समझ में आया आपको कॉपर मेटल। तो इसी तरह से हम कोई भी मेटल को हम अलग कर सकते हैं। क्लियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम, जो कि है कोरूजन, ठीक है। कोरूजन को हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये कोरूजन जो है आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं वैसे इस कोरूजन के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, है ना। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरूजन। कोई भी मेटल की जो सरफेस होती है वो मॉइस्ट और एयर के कांटेक्ट में अगर ज़्यादा समय तक रहती है तो वो कोरोड हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, यानी उस पर जंग लग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरूजन कहते हैं, है ना। मॉइस्ट और एयर के कांटेक्ट में जब आती है कोई भी मेटल तो वो कोरेड हो जाती है, इसी को कोरूजन कहते हैं। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एन एयर, सिल्वर कैसा काला पड़ जाता है जब वो मॉइस्ट और एयर के कांटेक्ट में आता है ना। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दोनों होंगी तभी वो कोरोड होगा। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म ए ग्रीन कोटेड ऑफ कॉपर कार्बोनेट। इसी तरह से कॉपर जो होता है मॉइस्ट और एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद उस पर ग्रीन कोटेड हो जाता है वो, है ना, यानी उस पर कॉपर कार्बोनेट जमा होने लग जाता है, वो कोरूजन ही कहलाता है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन होता है वो मॉइस्ट और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उस पर क्या ब्राउनिश लेयर जम जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं, है ना। ये जो ब्राउन लेयर जम जाती है, आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।